बिहार पुलिस ड्राइवर परीक्षा 2025 के लिए आज जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर हम सीट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट हो चुका था जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जो भी बच्चे इस प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाए ज़रूर लगा लीजिएगा। आप सभी बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर हम यहाँ तैयारी करवा रहे हैं आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। आप सभी देखिए, इससे पहले आपको PYQ क्वेश्चन हम करवाए थे और उसके बाद जो है कि तैयारी आपको कैसे करना था ये भी आपको गाइड करके एक वीडियो बना के दे दिए थे। तो नहीं देखे देख लीजिएगा आप सभी, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपसे बताना चाहते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए न्यू कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया एप्लीकेशन पे। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, तो जाइए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें हम आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे। सफलता बैच के नाम से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इसमें आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट PDF, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिया जाएगा ताकि आप सभी अपना तैयारी को जांच सकिएगा किस लेवल का तैयारी हुआ है। तो 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए है, जहां हम आपको मिनिमम फी में तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए, जब यहां पर आप सभी टाइटल पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसी बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं जहां से कमेंट करते, तो वहां से भी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जाइए आपसे ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिलीन किसके विद्युत अवघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, एसिटिलीन जो है ये आपका सोडियम फ्यूमरेट अवघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राणे जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा केन नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश में। देखिए, धुआंधार जलप्रपात जो है वो भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो फ्रेंड ये लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। अगला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, किसकी है, ऊर्जा की इकाई है। अगला है, उष्मागतिकी के रूप से कार्बन का सबसे अस्थाई रूप कौन सा है। यहाँ पर उष्मागतिकी की बात किया गया, इसमें कार्बन का सबसे अस्थाई रूप जो है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट, ये कार्बन का सबसे अस्थाई रूप होता है। देखिए, ग्रेफाइट जो होता है ये नर्म होता है और कार्बन का अपरूप है, और हीरा भी कार्बन का अपरूप है, बट ये क्या होता है, कठोर होता है। अगला है, इमाइलेज को डैश के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन के नाम से जानते हैं इमाइलेज को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, इमाइलेज को किस नाम से जाना जाता है, टाइलिन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एंजाइम के बारे में आप सबको पता है, बिल्कुल पता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताइएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में 7 का राइट आंसर करेंगे आप सभी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इसका सूत्र की बात किया जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, हाफ H2O होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि डैश तब प्राप्त होती है जब गोली को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से दागा जाता है। तो ये क्या प्राप्त होती है, राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। समझिएगा इसको। देखिए, स्थितिज ऊर्जा तब प्राप्त होती है जब गोली को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दागा जाता है रूप से। अगला क्वेश्चन है कि डैश को इंगित करने के लिए विद्युत दाब का एक दूसरा शब्द है। तो ये किसको इंगित करने के लिए विद्युत दाब एक दूसरा शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विभवांतर को। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि किसी द्रव्य के ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है। देखिए, किसी भी द्रव्य के साथ में वृद्धि के साथ जो होता है पृष्ठ तनाव एवं श्यानता दोनों में कमी आती है। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 को आप सभी, कि किसी द्रव्य के ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है, क्या होती है, तो पृष्ठ तनाव एवं श्यानता दोनों में कमी आती है। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर है। अगला है, अफीम किस श्रेणी की दवा है। जो अफीम होए ये किस श्रेणी की दवा मानी जाती है, अफीम को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अवसादक श्रेणी की दवा मानी जाती है। देखिए, अफीम का खेती सबसे अधिक जो किया जाता है
अफगानिस्तान में किया जाता है। अगला है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में लीक हुई गैस का नाम क्या था? MIC कहा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। कब रिसाव हुआ था? 1984। कहां हुआ था? भोपाल में। अगला है पेंच नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? जो पेंच नदी घाटी परियोजना जो है ये किस राज्य की एक संयुक्त परियोजना है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। कहाँ का? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को। ये क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिर आपके लिए। एक वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर यानी कि 2f1 पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब जो है ये कहां पर बनेगा? एक आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण है और इसको हम रखते हैं 2f1 पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो किस आकार का बनेगा? इस ओर बनेगा। ये होगा वास्तविक होता है और समान आकार का बनेगा। जब भी 2f1 की बात किया जाए तो ये वास्तविक और समान आकार का बनेगा। अगला है जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश पड़ता है तब क्या होता है? देखिए प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत पर रखा जाएगा तो अनंत ही प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। देखिए जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश पड़ता है तब क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि हरा रंग ज्यादातर पत्ती से परावर्तित होता है, याद रखिएगा। अगला है निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? तो सबसे भारी किरण की बात किया जाए तो अल्फा किरण जो है ये सबसे भारी किरण है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो आपको बताए थे कि सैया जी सूरत देखा उसके बाद क्या हो गया? दिल टूट गया था, यानी कि विभाजन हो गया था। तो ये हुआ था 1907 में हुआ था। कहां पर हुआ था? सूरत में हुआ था। सूरत कहां पर है? गुजरात में है। सूरत में हुआ था। सूरत कहां पर है? गुजरात में है। सूरत गुजरात में है। कब? 1907 में हुआ था। अच्छा देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था और पहला अधिवेशन 1885 में ही हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष था। दूसरा 1886 में हुआ था और अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, कोलकाता में। ये मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी एक प्रमुख नेता थे। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ और लाला हरदयाल जो है इसका प्रमुख नेता थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो था आपका लाला हरदयाल का था। गलत बात, ये नारा आपका बाल गंगाधर तिलक जी का था। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? यानी क्रांतिकारी तो था, फिर बाद में ये जब अंग्रेजों के द्वारा पीटा गया तो उसके बाद ये एक यौगिक और दार्शनिक बन गया था। तो याद रखिएगा अरविंदो घोष या अरविंद घोष। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। ये सभी उग्रपंथी नेता थे, जो लाला लाजपत राय हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये सभी उग्रपंथी नेता थे। अगला है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को जो प्रस्तुत किया गया था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1909 में किया गया था और चेम्सफोर्ड वाला 1919, याद रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 और मार्ले मिंटो ये आपका 1909 में। अगला है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैट्रियट करती थी। यानी कि पैट्रियट नामक जो है वो आपका समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। कहां पर? पेरिस में। अगला है निम्नलिखित में से किस कण में एक कण तरंग द्विपद है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन में। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन में जो है फ्रेंड आपका कण तरंग में द्विपद है। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही आणविक और संरचनात्मक सूत्र वाले समावयन को कहा जाता है? तो इसे हम सभी त्रिवियम समावयन कहते हैं। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा, त्रिवियम समावयन कहा जाता है। 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा?
तो 18 कैरेट का जो सोना होता है इसमें तांबा या चांदी जैसी अन्य धातु जो मिलाया जाता है लगभग जो होता है वो आपका 25% मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस घर्षण में स्वयं समायोजी बल है। शुद्ध सोना कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का, 24 कैरेट का। चलिए क्वेश्चन में 27 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो राइट आंसर होगा स्थैतिक घर्षण, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझिएगा क्या बोला कि किस घर्षण में स्वयं समायोजी बल होता है, तो स्थैतिक घर्षण में होता है। फिर आपसे वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा जितने भी हैं। देखिए आपका एक लाइक मोटिवेट कराते हैं, तो लाइक आपसे जरूर कर दिया कीजिए क्लास को। देखिए आपके लिए हम 100% एफर्ट लगा के मेहनत करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर हम कंटेंट दे सके। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए मेहनत किया गया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। धोवन सोडा का समान नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। जबकि खाने वाला सोडा का नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। तो देखिए मिश्रित ग्रंथि की बात किया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय को हमसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क में रहता है, सबसे छोटी ग्रंथि होता है ये आपका। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, गले के पास होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और आर्किमिडीज की बात किया गया है तो जब भी होगा वो आपका पानी से ही संबंधित होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इससे संबंधित कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। कथन को पढ़िए सबसे पहले। कि पहला नंबर ऑप्शन में कथन दिया गया है कि यदि विस्थापित पानी का भार वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। बिल्कुल डूब जाएगी। क्या बताएं कि यदि विस्थापित पानी का भार वस्तु के भार से अगर कम हो जाए तो वस्तु डूब जाएगी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत है, ये बिल्कुल गलत कथन है। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है। आगे देख लीजिएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत को न्यूटन के गति के नियम से निकाला जा सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो न्यूटन के गति के नियम से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है, बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पर कहा गया है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत है, ये गलत है। स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है। बाकी बात तीनों ऑप्शन बिल्कुल सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर है, वाहन अधिनियम और उसके बाद संकेत और पाठपुर जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग पर सबमिट की वैधता 22 वर्षों की होती है। चलिए क्वेश्चन में 31 का राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड। तुम देखिए जितने भी जुड़े हैं सभी को सेशन को लाइक करना है, ठीक है। लाइक करने में कोई कमी मत कीजिएगा, सभी लाइक कीजिएगा। कितने वर्षों की होती है, 1 वर्षों की। तो आपसे कह सकते हैं ये वैधता 1 वर्षों की होती है। आसान प्रश्न था। अगला है कि डैश का कार्य कंप्रेशन स्ट्रोक जिसे संपीड़न चरण कहते हैं, इसके अंत में इंजन दहन कक्ष में चिंगारी उत्पन्न करना है। तो ये कौन चिंगारी उत्पन्न करता है इसके इंजन में, तो ये आपका प्रज्वलन सिस्टम हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, प्रज्वलन सिस्टम के द्वारा। समझे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रज्वलन सिस्टम का कार्य कंप्रेशन स्ट्रोक यानी कि संपीड़न चरण के अंत में इंजन दहन कक्षा में चिंगारी उत्पन्न करना होता है। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 33 नंबर का आंसर कीजिएगा फ्रेंड। देखिए जो भी बच्चे अभी तक में कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, सोच ही रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, सोचना नहीं है। हर चीज़ का हम आपको तैयारी करवा देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बेसिक से तैयारी करवा रहे हैं, जीरो से तैयारी करवा रहे हैं हाई लेवल तक, ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। और अभी जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ें आपको कोई नहीं देने वाला है, क्योंकि यहाँ टॉपिक वाइज क्लासेस थ्योरी क्लास हो रहा है। बात समझिएगा, यहाँ पर थ्योरी क्लास आपका चलता है, इसके अलावा नोट्स, पीडीएफ, ई बुक सारा चीज़ आपको दिया जा रहा है। और हर सब्जेक्ट का हम टॉपिक वाइज आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए, जिससे कि आपका और भी तैयारी मजबूत हो। तो ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि BSVI उत्सर्जन मानकों के अनुसार डीजल इंजन को अपने पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को 22% तक कम करना होगा। तो ये कितने प्रतिशत तक कम करना होगा, तो ये आपका लगभग 82% तक कम करना होगा। ये सभी क्वेश्चन सिर्फ सोचने वाला बात है, अगर सोच लीजिएगा ना तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर है कि डैश का उपयोग इंजन में RPM के पठन के लिए किया जाता है।
तो देखिए आरपीएम के पठन के लिए हम सभी टेकोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? टेकोमीटर का। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाने के लिए किस मीटर का उपयोग करते हैं? जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी है उसको दर्शाया जाता है, इसको किससे हम सभी प्रदर्शित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑडोमीटर। याद रखिएगा आप सभी, ऑडोमीटर से प्रदर्शित करते हैं। जो आप सभी मीटर में देखते हैं कि इतना किलोमीटर चल गया है गाड़ी, तो ये किससे पता चलता है? ऑडोमीटर से चलता है। अगला है कि निम्न चिन्ह क्या आशय है? जो अभी यहाँ चिन्ह देख रहे हैं आप सभी, इसका क्या आशय है, यानी कि इसका क्या अर्थ है? ठहरिए, इसका अर्थ क्या है? ठहरिए। जो यहाँ चिन्ह देख रहे हैं आप सभी, इसका अर्थ क्या है? रुकिए, ठहर जाइए अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लर्नर लाइसेंस जारी होने के बाद कितने दिनों के बाद जो है कि ड्राइवरी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है? तो लगभग ये कितने दिनों तक? 30 दिन। याद रखिएगा, लगभग कि 1 मंथ आपका हो जाएगा। 1 मंथ के बाद जो है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर ध्यान दीजिएगा कि वाहन के टायरों को आगे से पीछे या अगल से बगल से विशिष्ट पैटर्न में नियमित रूप से बदलने की प्रक्रिया को हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो देखिए इसे हम सभी जानते हैं टायर कर्मा परिवर्तन के नाम से। याद रखिएगा आप सभी, इसे क्या कहा जाता है? टायर कर्मा परिवर्तन। क्योंकि आगे से पीछे और अगल से बगल कर दिया है तो टायर का क्या हुआ? कर्मा परिवर्तन। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में दिया गया है। बात समझ गए आप सभी? आसान प्रश्न था। ये सभी प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर कॉन्सेप्ट को समझ गया तो प्रश्न आराम से बना लीजिएगा। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो गैस से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे पेट्रोल से क्वेश्चन पूछ लेगा, डीजल से क्वेश्चन पूछ लेगा। सीएनजी का उपयोग हम सभी गाड़ी में करते हैं। सीएनजी बस आता है, सीएनजी टेम्पो आता है ना? तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी का फुल फॉर्म। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक कार के आईसी इंजन में उत्प्रेरक परिवर्तक डैश का उद्देश्य होता है। तो देखिए किसी भी कार में उत्प्रेरक परिवर्तक का जो उद्देश्य होता है वायु प्रदूषण को कम करना होता है। क्या होता है इसका मुख्य उद्देश्य? वायु प्रदूषण को कम करना होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन वाहनों के स्नेह का मुख्य उद्देश्य ना कि द्वितीय उद्देश्य है? तो ये किसका मुख्य उद्देश्य है? द्वितीय उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, गतिमान भागों के बीच घर्षण को उसके न्यूनतम मान तक काम करना ताकि शक्ति का हानि कम से कम हो, ये आपका स्नेह का प्रथम उद्देश्य होता है, द्वितीय उद्देश्य ना होता है। क्या बताएं आपको? गतिमान भागों के बीच घर्षण को न्यूनतम करना। घर्षण को न्यूनतम करना मतलब क्या हो गया? बात समझ रहे? जो घर्षण बल लगता है, जब गाड़ी खड़ी रखिएगा आपसे रोड पे और धक्का मारिएगा तो वहां पर घर्षण बल रहता है, जिसके कारण से गाड़ी धक्का मारने में बहुत ज्यादा बल लगता है ना। अगर वहीं पर अगर घर्षण कम हो जाए, गाड़ी चलना शुरू कर दे, घर्षण कम हो जाए तो उसमें क्या होता है? एनर्जी कम वेस्ट होता है। बात समझे? तो वही क्वेश्चन कहने का मतलब है कि स्नेह का मुख्य उद्देश्य है और पहला मुख्य उद्देश्य है, दूसरा नहीं। तो ये कहना चाह रहे कि गतिमान भागों के बीच घर्षण को उसके न्यूनतम मान तक कम करना ताकि शक्ति का हानि कम से कम हो। तो घर्षण को यहाँ, जबकि अगर अवतल दर्पण की बात किया जाए तो हेडलाइट जो रहता है गाड़ी में, अवतल दर्पण का उपयोग होता है उसमें। निम्न चिन्ह का आशय है, निम्न चिन्ह का आशय क्या है? जो अभी यहाँ चिन्ह देख रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आगे बढ़ें। क्या है? आगे बढ़ना है। चलिए अगला है कि मोटर वाहन अधिनियम में दंड धारा डैश के तहत बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना एक जुर्माना लगता है। तो ये कौन सा धारा है? धारा 181 के तहत कह सकते हैं कि बिना ड्राइवरी लाइसेंस का आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। वो क्या है? अपराध है। अगला है, जब कोई वाहन चमकती लाल या नीली बत्ती के साथ समीप आ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? अपने वाहन को सड़क के बाईं ओर रखें और गति धीमी करें। याद रखिएगा आप सभी, क्या बताए कि जब कोई वाहन चमकती या लाल या नीली बत्ती के साथ समीप आ रही हो तो अपने वाहन को सड़क के बाईं ओर रखें और ये गति धीमी करे। हो सकता है एम्बुलेंस का हो सकता है कि पुलिस का गाड़ी हो, ठीक है, क्योंकि लाल और नीला बत्ती तो उसी का जलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यशाला में समान गतिविधि नहीं है? इनमें से कौन सी कार्यशाला में समान गतिविधि नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में होगा ईंधन टैंक भरना। ये समान गतिविधि नहीं है, जबकि ये सभी समान गतिविधि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डैश रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन और जहरीली गैसें। तो ना उसमें रंग होता है, ना ही गंध होता है, ना ही स्वादहीन स्वाद होता है। ये एक जहरीली गैस कौन सा है?
कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। ये एक जहरीली गैस है। अगला है कि एक वाहन में थर्मोस्टेट वाल्व का एक घटक है, यानी कि इनमें से कौन सा एक घटक हो जाएगा, शीतलन प्रणाली। याद रखिएगा आप सभी, शीतलन प्रणाली जो है ये आपका थर्मोस्टेट वाल्व का एक प्रमुख घटक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से क्या ब्रेक वार्निंग लाइट को चालू कर सकता है। वार्निंग लाइट की बात यहां पर किया गया है, तो कौन चालू कर सकता है, ब्रेक फ्लूइड का अस्त्र का कम होना, यह आपका ब्रेक लर्निंग लाइट को चालू कर सकता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है निम्नलिखित सांकेतिक चिन्ह क्या दर्शाता है। जो यहाँ सांकेतिक चिन्ह देख रही है क्या दर्शाता है, चिन्ह है लाल त्रिभुज के भीतर काले रंग में क्रॉस। लाल त्रिभुज के भीतर काले रंग का क्रॉस, इसका अर्थ क्या हो सकता है, एक लाल त्रिभुज है, इसके बीच में काले रंग का चिन्ह है, ये क्या दर्शाता है हमको, ये चौराहा को दर्शाता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या चौराहा को दर्शाता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, इसको 50 नंबर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना है, आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आज का ये सेशन कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना राय ज़रूर दीजिएगा आप सभी। और जो भी बच्चे अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कीजिए। थ्योरी क्लास होता है, ये मत समझिए कि MCQ क्लास करवाया जाएगा, नहीं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप रिजल्ट नहीं बना पाइएगा फ्रेंड। तो आप सभी थ्योरी क्लास करके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद प्रॉपर आपका रिजल्ट होगा, कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है। बात समझ गए आप सभी, बिल्कुल बात समझ गए। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन ओपन करने के लिए जो यहाँ नीचे आप सभी टाइटल जो देख रहे हैं लिखा हुआ है ना, बिहार ड्राइवर प्रैक्टिस सेट, उस पर क्लिक कीजिए, एक बॉक्स ओपन होगा, बॉक्स को स्क्रॉल कीजिएगा, उसी बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, आप तुरंत उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सक्सेस योद्धा नाम से एप्लीकेशन है, अन्यथा यहाँ शो कर रहा है एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लीजिए आप सभी और ज्वाइन कीजिए रजिस्ट्रेशन करके। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा चीज़ देने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर कर लेंगे।